नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बिहार सचिवालय सहायक की जो भर्ती आई है उसकी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अपना अगला लेक्चर लेके आया हूँ ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कि अक्षांश रेखा की उपयोगिता क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होता है लैटिट्यूड्स का। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है मकर रेखा पर, यानी कि केप्रिकॉन पर, मकर रेखा केप्रिकॉन पे जब सीधे पड़ती है रोशनी, तो हमारा देश कहाँ पे है? हमारा देश कर्क रेखा पर है। तो कर्क रेखा पर उस समय रोशनी तिरछे पहुंचती है। तो ये समय कब हो जाता है? ये समय हो जाता है दिसंबर का। और इस समय मौसम कौन सा होता है? इस समय मौसम हमारे यहाँ होता है क्या? शीत ऋतु यानी विंटर सीजन होता है। ठीक है, और जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है कर्क रेखा पर, तो आपको भी पता है कि हमारा देश कहाँ है? हमारा देश कर्क रेखा पर है। ठीक है, और कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर सीधे रोशनी भी पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे देश में उस समय गर्मी का एहसास होगा। हमारे यहाँ कौन सा मौसम रहेगा? हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु रहेगी। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, यानी समर सीजन। ठीक है, समर रहेगा। और कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप खुद सोचिए कि आपको गर्मी कब लगती है? आपको गर्मी मई जून में लगती है। तो मई जून में क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि ये सूर्य उस समय अपनी सीधी रोशनी डालता है किस पे? कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। तो ये दो ऋतुएं हो गई। देखिए, अब विंटर जब बीता है तो आता है स्प्रिंग का मौसम। स्प्रिंग, जिसको हम बसंत बोलते हैं। विंटर जब बीतता है तो आता है स्प्रिंग, और जब ग्रीष्म ऋतु बीतती है तो आता है आपका ऑटम। आता है क्या? आपका ऑटम यानी शरद। ये देखिए, ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि 22 दिसंबर के दिन सूर्य की रोशनी सीधे मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है मकर रेखा के ऊपर। इसलिए 22 दिसंबर के दिन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 22 दिसंबर के दिन को शीत अयनांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीत अयनांत, यानी विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, शीत अयनांत बोला जाता है। और 21 जून के दिन सूर्य की रोशनी सीधे कहाँ पड़ती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। किसके ऊपर? सूर्य की रोशनी 90 डिग्री का एंगल बनाती है आपका कर्क रेखा के ऊपर, यानी कैंसर के ऊपर। तो कैंसर के ऊपर जब सूर्य की रोशनी 90 डिग्री का कोण बनाती है तो इस दिन को बोला जाता है क्या? इस दिन को बोला जाता है समर सोलिस्टिस बोला जाता है इस दिन को, समर सोलिस्टिस। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है क्या? ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, इसे ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। उसके बाद देखिए, जब बसंत आता है, बसंत यानी स्प्रिंग ऑटम। तो स्प्रिंग ऑटम का सीजन कब होता है? जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है आपकी किस पे? इक्वेटर पे। अब जब देखिए, जब सूर्य की रोशनी यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है इक्वेटर पे, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहाँ जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो कर्क रेखा मकर रेखा पर रोशनी तिरछे पड़ेगी। तो दोनों जगह पर कैसा मौसम रहेगा? दोनों जगह पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। और आप खुद सोचिए कि मार्च के समय और सितंबर के समय हमारे देश में ना ज्यादा गर्मी का और ना ज्यादा ठंडी का एहसास होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सीजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका बसंत, और ये कहलाता है ऑटम। तो स्प्रिंग सीजन ये हो गया आपका 21 मार्च के दिन को बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है बसंत विषुव बोलते हैं, यानी स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर का दिन होता है आपका ऑटम इक्विनॉक्स, यानी आपका शरद विषुव। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है कि विंटर सोल्स्टिस शीत अयनांत कब होता है, ग्रीष्म अयनांत कब होता है, बसंत विषुव कब होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, और ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है।
ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपकी विशेषता है किसकी, ये आपकी उपयोगिता है किसकी, अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा के वजह से और पृथ्वी के अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकने के कारण क्या होता है कि ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका रहता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। इस परिक्रमण के कारण कभी सूर्य की रोशनी मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, कभी सूर्य की रोशनी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। तो इस वजह से हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। देखिए, अब इसमें आगे आपको बताना है कि अब ये जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो सर्कुलर पैटर्न में नहीं घूमती है। वो किस पैटर्न पे घूमती है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमती है। अब ये क्या होता है, अभी आपको समझाते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे ये हो गया सन, अब सूर्य जब इसका परिक्रमा कर रहा है तो ये पूर्ण वृत्ताकार रूप में नहीं करता है, पूर्ण वृत्ताकार रूप में नहीं करता है। ये इसका परिक्रमण कैसे करता है, ये इसका परिक्रमण इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, किस ऑर्बिट में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसको बोला जाता है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, अर्धवृत्ताकार रूप में ये ऑर्बिट करता है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का परिक्रमण है, ये उस परिक्रमण किस तरह से परिक्रमण हो रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया अक्षांश रेखा की क्या उपयोगिता है। ठीक, अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में उस समय विंटर सीजन होता है, क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी, जैसे ये डायग्राम, पुराना डायग्राम फिर से मैं बनाता हूँ। ये हो गया आपका सन और ये हो गया अर्थ। ठीक है, ये डायग्राम कब का था, ये डायग्राम था जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही थी मकर रेखा पे। तो इस समय देखिए पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी, लेकिन पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर आपकी शीत ऋतु होगी, यानी विंटर सीजन। और क्योंकि हम भी कहाँ रहते हैं, हम भी रहते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी क्या रहेगा आपका शीत ऋतु। लेकिन वही जब सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, सूर्य की रोशनी सीधे जब पड़ती है कर्क रेखा पर, उस समय उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है क्या, समर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है यानी ग्रीष्म। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है यानी ग्रीष्म। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शीत होता है, शीत यानी विंटर। तो पूरी पृथ्वी पे एक जैसी ऋतु नहीं होती, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जब हमारे गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो हमारे गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, और उसके बाद अब कंफ्यूजन कहाँ आती है, देखिए अगर कंफ्यूजन आती है आपकी स्प्रिंग और ऑटम सीजन में कि कब स्प्रिंग होता है और कब ऑटम होता है। तो इसको याद करने के लिए आप ये याद रखिए कि जब ठंडी बीतती है तो आता है आपका बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग। जब विंटर सीजन पास होता है तो आता है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, और जब आपका ग्रीष्म ऋतु गुजरती है यानी समर सीजन गुजरता है तो क्या आता है, समर सीजन जब गुजरता है तो आपका आता है शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन। देखिए, तो इसलिए हर गोलार्ध में अलग अलग सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है। अब इसका एक हम जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, या फिर हम आपको एक चार्ट बना के दिखाते हैं, उस चार्ट से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इस चार्ट को बना लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डेट। ठीक है, डेट लिखते हैं। सबसे पहली डेट हो गई हमारी 21 जून की। तो बताइए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा समर। ठीक है, उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा,
दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा विंटर। ठीक है, क्योंकि 21 जून के दिन सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है कर्क रेखा पर। ठीक ठीक, फिर उसी समय, ठीक उसी समय दूसरा हम लिखते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? विंटर रहता है, यानी शीत ऋतु रहती है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर के दिन सूर्य की रोशनी, जैसा भी पहले हमने बताया कि सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है आपकी मकर रेखा पर। तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर में आपका हो गया समर सीजन। ठीक है, अब आप खुद बताइए, ये 2 डेट हो गई। तीसरा डेट हम लिखते हैं 21 मार्च का। अब बताइए 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो 21 मार्च के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए हमने क्या बताया कि जब विंटर बीतता है तो आता है स्प्रिंग। तो 21 मार्च में क्या हुआ? विंटर बीता। ठीक है, विंटर बीता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गया? आपका स्प्रिंग आ गया, यानी कि बसंत आ गई। ठीक है, 21 मार्च के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गया? बसंत आ गया। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है क्या? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाता है? ऑटम आ जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध अभी समर से होकर गुजरा है। ये देखिए समर से होकर गुजरा है, दिसंबर के बाद ही तो मार्च आता है, तो समर से होकर गुजरा है, इसलिए यहाँ पे क्या जाता है? ऑटम आ जाता है, शरद। ठीक है, उसके बाद चौथी डेट लिखते हैं 23 सितंबर की। 23 सितंबर को अब बताइए कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध सितंबर कब आ रहा है? सितंबर आ रहा है जून के बाद, यानी गर्मी के बाद। ठीक है, और गर्मी के बाद क्या आता है? गर्मी के बाद आता है आपका ऑटम, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी से होके आ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या आ जाएगा? ऑटम आ जाएगा, यानी शरद। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध में जून में क्या हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध में जून में देखिए क्या हुआ था? विंटर हुआ था। तो विंटर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? विंटर के बाद यहाँ आ जाएगा स्प्रिंग, यानी बसंत। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कैसे आसानी से हम समझ सकते हैं कि ऋतुएं हमारी कैसे परिवर्तित होती हैं। हर गोलार्ध में किस तरह से ऋतुओं को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह और भी आगे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के लेक्चर में हमने अक्षांश रेखा का जो भी उपयोगिता थी उसको खत्म कर लिया। अच्छा, एक चीज और आपका रह गया है, देखिए अक्षांश रेखा हमें ये भी बताती है, देखिए ये हमारा सन हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया और ये अक्षांश रेखा है। देखिए अक्षांश जितना बढ़ता जाएगा ना, ये 0 डिग्री होता है, ये 10 होता है, फिर 20, फिर 30, ऐसे करके हमने बताया था ना 90 तक होता है। तो अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वहां पे तापमान क्या होता जाएगा? तापमान आपका कम होता जाएगा, यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध की भी बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें साउथ में, तो साउथ में भी आपका जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे आपका तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी तिरछे पहुंचती है। तो ये भी बात है, हमें अक्षांश रेखा से यानी उससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे अक्षांश रेखा बढ़ती है तापमान हमारा कम होता जाता है। ठीक है, इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? इन क्षेत्रों को शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं, टेम्परेट रीजन। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के ऊपर के क्षेत्र होते हैं और मकर रेखा के नीचे के क्षेत्र होते हैं, उनको शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, टेम्परेट रीजन, क्योंकि वहां की जलवायु, वहां का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांश की मदद से हम कैसे मौसम को समझ सकते हैं, किस तरह से ऋतुओं को समझ सकते हैं, ये आपको मैंने आज के लेक्चर में बता दिया। ठीक है, अब आगे हम इसके अगले लेक्चर में लेकर आएंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा के इस्तेमाल से कैसे समय को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और सबसे आवश्यक, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि ये हम सीरीज पूरी फ्री में लेकर आए हैं, जिससे बिहार सचिवालय की तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।